दूसरे चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश में जारी है। साथ ही गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में हो रहा पूरा चुनाव, उसमें भी वोटिंग लगातार इस वक्त चल रही है। लेकिन इशारा कुछ ऐसा निकलता हुआ दिख रहा है कि हर जगह की जनता इस बार कोई रिकॉर्ड कायम करने के मूड में है और इसके जरिए वोटर की जागरूकता तो सामने आ रही है। राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं कि आखिर ये बम्पर वोटिंग की तरफ जा रहा है ये चरण क्या संकेत दे रहा है और क्या इसी के चलते बयान अब आगे आने वाले चरणों के लिए तीखे तो नहीं होते जा रहे हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। संदीप चौधरी भाई आरएलडी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। मनोज कुमार तिवारी जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अली मुर्तजा नेता समाजवादी पार्टी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर ITV, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल आलोक जी आपके पास ही लाता हूं क्योंकि दूसरा चरण है, बयानबाजी बहुत हो रही है, उस बयानबाजी से तमाम प्रवक्ताओं से भी बात करना चाहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड, खास तौर पर उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण रोहेलखंड का इलाका, ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है क्या इशारा दे रही है? देखिए, इसका मतलब है कि जितना प्रचार अभियान चला है, सारे कोरोना के क्राइसिस के बाद भी घर घर जो लोग पहुंचे हैं, और ऐसा नहीं कि केवल एक पार्टी ने कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जितने JP नड्डा, जितने बड़े से बड़े नेता मंत्री जाते रहे, अखिलेश यादव उनके साथी, और अखिलेश यादव तो खुद मोर्चा सूखी संभाले हुए, उन्होंने जयंत चौधरी को अपने साथ लिया हुआ है। प्रियंका गांधी भी लगातार बीच में उन्होंने कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो ट्रेंड आया है ये एक अच्छा संकेत है। लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये तो मानना ही होगा कि पॉकेट्स जिसके जो अपने हैं, आज का ही उदाहरण ले, जो रामपुर और ये जो इलाका है पूरा आजम खान वाला, जिस तरह से उसमें जो भीड़ उमड़ी थी वो भी वोट जा रहा है, अमरोहा वोट। तो इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी ने भी वहाँ पूरी ताकत लगा करके अपने समर्थन में, उसको आप अल्पसंख्यक कहिए या उसमें से उनकी जाति के समूह के लोगों को कहिए, क्योंकि एक तरफ जाति और इस तरह संप्रदाय का मुद्दा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जबकि वो भी मुद्दा उठाया है गोवा में, आप चूंकि आगे और चर्चा हम लोग करने वाले हैं, मोदी जी की बात तो आपने उठाई है, लेकिन मोदी जी की बात उठाई है, इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने पूरा अभियान पिछले 50 वर्षों में यदि किया है तो इसी आधार पर कि सारे जाति को एक करके और हिंदुत्व के नाम पर ही काम करें। इसलिए प्रधानमंत्री के उसमें तो आश्चर्य नहीं, वो तो कहते ही हैं कि भाई हम तो जाति के आधार पर बंटवारा न हो। बाकी संप्रदायों के लिए जहां तक सवाल है, यदि सरकार में रहते हैं तो उनके सबके हित के लिए काम करना है। यदि कोरोना काल में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम या ईसाई कहीं पर हैं, वहां तो गोवा में ईसाई भी उन्होंने खड़े किए उम्मीदवार, लेकिन यहां पर यदि मान लीजिए नहीं भी हैं तो उनकी कोशिश ये है कि हिंदू जाति के नाम पर न बटे। ये जो एक डिवाइड है इसका परिणाम भी सामने दिख रहा है, क्योंकि दूसरे लोग ओवैसी और सारे लोग जो कहने लगे, इमरान खान से लेकर हिजाब के समर्थन में आ गए। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा अदालत में अभी फैसला आने वाला है हाईकोर्ट का, कल सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे कांग्रेस के नेता, क्योंकि उनको लगता है मुस्लिम वोट हमें मिलेगा यदि हम हिजाब का समर्थन करेंगे। ये जो मुद्दा है बांटने के लिए जिम्मेदार वो भी है सबसे ज्यादा जो इस हिजाब के मुद्दे को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जी, आपने एक इशारा दिया। अगर मैं आपसे खोलकर इससे पहले कि तमाम प्रवक्ता और मेरे सम्मानित मेहमानों के पास जाऊं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो बम्पर वोटिंग है, जो वोटिंग बढ़ी है जिसकी तरफ आपने इशारा दिया, क्या इसके पीछे किसी तरह की ध्रुवीकरण वाली अप्रोच कहीं जिम्मेदार है कि हर कोई उस पोलराइजेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने अपने समर्थकों को बम्पर वोटिंग की तरफ ले जा रहा है? क्या यह वजह हो सकती है? राजीव जी, देखिए, आप और हम राजनेता नहीं है, अभी राजनीतिक जनता हमारे मित्र लोग सब बोलेंगे। मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूं। लोगों में नाराजगी है, वो भी अपने वोट का उपयोग कर रहे हैं जी, और जो समर्थक है जिनको लगता है नहीं मोदी योगी को लाना ही है, वो घर में बूढ़े 83 ईयर ओल्ड यदि महिला हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, कई लड़कियों के हमने इंडिया न्यूज पर भी दिखाया, तो जो युवा हैं वो भी यदि मोदी और योगी को समर्थन दे रहे हैं तो पूरा जोर लगा के, वरना होता है छोड़ो आज नहीं भी देंगे, पार्टी तो जीत रही है। ये जब लगता है कि मुकाबला कांटे का है, हमारा सर्वे जब कहता है कि नहीं देखिए ऐसा बिल्कुल 36 और 38% का अंतर दिख रहा है, तो दोनों तरफ के लोग वोट गए हैं फॉर विकास, फॉर समस्याओं का समाधान, फॉर भ्रष्टाचार विरोध, खास करके कानून व्यवस्था की स्थिति और महंगाई। इस मुद्दे पर बटे हुए कह सकते हैं आप। लेकिन तुष्टीकरण के ये प्रयास जो होते हैं, अब जनता खाली धर्म और जाति पर वोट देगी, ये चिन्ह मुझे इसलिए नहीं लगता कि आप उसका बाद में समीकरण निकाल लीजिए, क्योंकि वो वोट कौन सा वोट किधर गया। असली मुद्दा है कि हमारा दुख दर्द कौन
बांट सकता है, हमें आगे कौन सहायता कर सकता है, कौन सड़क दे सकता है, कौन पानी दे सकता है। असल मुद्दा तो सर यही है, ये जरूरत की चीजें अगर मिलेंगी या उनको मिलते हुए दिखेंगी तो कहीं बहुत लोगों की तमाम मुश्किलों को दूर करेंगे, लेकिन हो क्या कुछ और रहा है। मैं शुरुआत कर लेता हूं, मनीष शुक्ला मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्या मुद्दे काम कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है, सभी पार्टियों को लग रहा है कि अब इस स्थिति में कांटे की टक्कर हो गई है तो ध्रुवीकरण पर आर पार शुरू हो जाए? बंपर वोटिंग हो रही है, वो तो लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा है, निकलना चाहिए मतदाताओं को। मनीष जी देखिए, निश्चित रूप से मुद्दे काम करते ही हैं। जिन मुद्दों के तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं वो भी प्रदेश के लिए आवश्यक मुद्दे हैं। सुरक्षा, कानून व्यवस्था, माफिया, गुंडा राज, आतंकवाद को जिनको भी खत्म करना है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए निकल रहे हैं। आपके माइक या विभिन्न चैनलों के जो माइक जा रहे हैं मतदान करने वाले लोगों के पास, उनके लोग बोल रहे हैं कि बेटियों की सुरक्षा चाहिए और विकास चाहिए, और जैसे ये बोलते हैं तो विपक्ष का चेहरा लटक जाता है। उससे स्पष्ट होता है कि इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ रहा है। आखिर हमने 5 साल में जो काम किया है, जो मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, एक्सप्रेस वे बनाए हैं, जो कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति स्थापित की है, किसानों की उपज को खरीदा है हमने, इन सब मुद्दों के नाते से एक आज जनता में विश्वास जगा है सरकार के प्रति। सरकार कैसी होनी चाहिए उनके फ्रेम में ये बातें आई हैं जी। उसके साथ साथ कानून व्यवस्था एक बड़ा इशू है, और कानून व्यवस्था के इशू पर, बेटियों की सुरक्षा के इशू पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है। वोट आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। फिर गजवाए हिंद कयामत के दिन तक नहीं आ पाएगा, इसको कहने की आवश्यकता है आपको क्यों महसूस होती है? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है, किसी आम शख्स ने तो कहा नहीं है। ये बिल्कुल जब ओवैसी या इस तरह के लोग या प्रियंका वाड्रा जब ट्वीट करती है इस तरह के इश्यूज को लेके, एक स्कूल कॉलेज का विषय जो यूनिफॉर्म कोड होता है, हमको लगता है जो पैनल पर बैठे लोग, जो लोग स्कूल गए हैं, सभी ने यूनिफॉर्म पहनी होगी। अगर किसी मिशनरी स्कूल में गए होंगे तो वहां के नियम को उन्होंने माना होगा, किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालित स्कूल में गए होंगे, सरकारी स्कूल में गए होंगे, सबके यूनिफॉर्म रहे होंगे, वहां के कुछ नियम कानून रहे होंगे, उसको सबने माना होगा। तो आके और इसके बाद अगर किसी को आपत्ति है, लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट के बाद ये कहना, इस तरह का नैरेटिव सेट करना कि पूरे देश में जैसे हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, हिजाब पहनने वालों के ऊपर जैसे हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा हो, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इसी तरह के लोग आगे आने वाले समय में करेंगे। मेरा दूसरी बात भी कहनी है, मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को पर्दे के पीछे भेजने की साजिश भी है। जो लोग ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर फेल हुए, उनके अंदर हताशा और भड़ास निकाल रहे हैं इस तरह से। ये मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों को भी समझने की संक्षेप में बताइए, इससे पहले कि मैं अली मुर्तजा भाई के पास जाकर डिबेट को आगे बढ़ाऊं, संक्षेप में मुझे बताइए, क्या ये जो हिजाब का मुद्दा है, क्या ये जो गजवाए हिंद का मुद्दा है, ये ध्रुवीकरण कर रहा है? आपको लगता है क्या ये ध्रुवीकरण की वजह बन गया है? यही मैं कह रहा हूं कि 31 दिसंबर को ये आदेश कर्नाटक में हुआ था। ये विवाद क्यों खड़ा हुआ? विवाद के बाद सबसे पहला ट्वीट किसने किया, बयान किसका? या भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया था? भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने बयान दिया? हाँ, लेकिन जब इशू आएगा, आप हम ही से सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलना पड़ेगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर सवाल पूछा गया तो उसका उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया, और उनके जवाब का असर, उनके जवाब के मायने बहुत दूर तक जाते हैं, समझ में आता है। दूसरे चरण की वोटिंग। अली मुर्तजा भाई, प्रधानमंत्री का कहना है जो हर चुनाव में साथी बदलते रहे वो आपके साथ क्या रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? ऊपर से जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, इन दोनों पर बताइए, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश एक पोलराइज्ड चुनाव की तरफ आगे बढ़ चुका है या फिर अभी भी मुद्दों पर आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से ही पोलराइज करने की और अग्रसर है, और इनको वोटें हाथ नहीं आ रही हैं, सिर्फ खाली ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि हमें वोट मिल रही है। जनता इनको नकार चुकी है। कोरोना से मरने वाले लोग जो गंगा में बहा दिए गए थे, उनके विरुद्ध वोट डल रहा है, महंगाई के विरुद्ध वोट डल रहा है, और ये जो ठगों की जो सरकार है, ये जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसमें कुछ गुजराती जो काला धन के नाम पे देश का जो गोरा धन था, सफेद धन था, उसको निरंतर लेके यहाँ से भाग रहे हैं।
तो ये एक बौखलाहट है इनकी, जिन्ना गन्ना, ये बकवासबाजी से पब्लिक ऊब चुकी है। और ये कभी बंगाल की बात करते हैं, कभी केरल की बात करते हैं। देखिए ये मुद्दे नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए बिजली का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, तो तमाम ऐसे मुद्दे। और ये नारी सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो हमें चिन्मयानंद भी देखे हैं। चिन्मयानंद भी बीजेपी से आते हैं। और अभी जो एक चल रहा था उन्नाव का दूसरा कांड, पूजा नाम की लड़की का, वो भी बीजेपी के ही लोगों का करा धरा हुआ है। तो ये समाजवादी सरकार पे ये लानत थोपना चाहते हैं। वो तो बताया जा रहा है फतेह बहादुर सिंह दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हुआ करते थे, और दर्जा प्राप्त मंत्री कैसे बनते हैं ये आपको भी पता होगा। वो व्यक्तिगत संबंधों पर दर्जा प्राप्त बनते हैं, तो ये तो आरोप आप पर भी लगे हैं ना। देखिए पूरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको जानबूझ के बोला ताकि सही जानकारी जनता तक पहुंचे। फतेह बहादुर 2016 से पहले समाजवादी सरकार में मंत्री रहे हैं। 2016 में उनका देहांत हो गया जी। उनके दो पुत्र हैं, अशोक सिंह और राजोल सिंह। राजोल सिंह पे हत्या का आरोप है, और 2017 में राजोल सिंह और उनका भाई अशोक सिंह बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। 2017 में उन्नाव जिले के शरीफपुर ब्लॉक से, सुनिए इस तरह से 2017 में सुनिए वहां से आप सुनने की हिम्मत रखिए। चलिए मैं अभी डिटेल नहीं करूंगा। अली मुर्तजा भाई आपका कहना है, मैं ठीक है अली मुर्तजा भाई आपका ये कहना है कि बीजेपी लूज कर रही है इन दोनों ही चरणों में, और आपको जनता का समर्थन मिल रहा है। मैं बहुत बड़े इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं मनोज भाई का रुख करूंगा। मनोज तिवारी जी मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, इस ध्रुवीकरण के दौर में जहां पर बयान दर बयान आते जा रहे हैं, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं एक बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तारीफ योग्य स्वागत योग्य बयान हो सकता था, लेकिन उन्होंने खास तौर पर हिजाब पर जो जोर दिया उससे समझ में आ गया कि ऐन चुनाव के पहले हिजाब का मुद्दा किस लिए आया हुआ होगा। क्या आपको भी लग रहा है इस पोलराइज्ड दौर में ये बम्पर वोटिंग इस ध्रुवीकरण का नतीजा है, या आपको लग रहा है कि वर्तमान सरकार के खिलाफ लोगों के मन में दबा हुआ आक्रोश है, वो विपक्ष के तौर पर जो आ रही समाजवादी पार्टी है उसे भी पसंद नहीं कर रहे? क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखिए राजीव जी, वर्तमान विगत 5 वर्षों में जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा बदली है। दिशा ऐसे बदली है कि आज उत्तर प्रदेश में जो समस्या किसानों को लेकर के है, जो समस्या रोजगार को लेकर के है, जो समस्या उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को लेकर के है, उस पर कोई भी चर्चा इस वर्तमान सरकार के मुखिया या देश के प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, देखिए जो समस्या किसानों की है, विगत जब सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने कहा था कि 14 दिनों के अंदर हम गन्ने का भुगतान कर देंगे। इन लोगों ने तो ऐसे बोला था जैसे ये कोई इनाम, जिस तरीके से कोई ऐसी राशि दे रहे हैं जो सरकार के तरफ से दी जा रही है, बल्कि ये इन्होंने नहीं कहा कि जो किसान का मूल्य था, किसानों का पैसा था, वो किसानों को देना था, उसमें भी ये असफल रह गए। 3,995 से ऊपर करोड़ रुपया का बकाया गन्ना का भुगतान अभी तक किसानों का नहीं हो पाया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण की जो संख्या है, अभी एनसीआरबी जो सरकार रिपोर्ट देती है, वो रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा, अपहरण के मामले ज्यादा हुए। मैं प्रवक्ता महोदय को बात पूरे डाटा के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में एनसीआरबी का रिपोर्ट है, जो कुल 29,193 मर्डर केस एक साल में दर्ज किया गया, जिसमें 12,000 महोदय नोट कर ले, माफ कीजिएगा, 3,773 मर्डर जो है सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में हुए। मनोज जी ठीक है, मनोज जी मैं वही बोल रहा हूँ। सुनिए, तो आप आंकड़े रख रहे हैं, आपका क्या मानना है? ये जो आंकड़े, ये जो सच्चाई आप अपनी तरफ से रख रहे हैं इस पैनल के सामने, क्या इसी आंकड़ों को, इसी सच्चाई को उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है और तभी बम्पर वोटिंग हो रही है? और हो रही है तो क्या आपके हक में हो रही है? निश्चित रूप से राजीव जी,
उत्तर प्रदेश की जनता इस वर्तमान सरकार से ऊब चुकी है, इनकी लफाजी से, इनके ये बिल्कुल जो है झूठे बयानों से। इसलिए ये आक्रोश की वोटिंग है। आक्रोश के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता उमड़कर अपने लोकतंत्र की खूबसूरती का इजहार कर रही है और इस सरकार के खिलाफ मतदान कर रही है। ठीक है संदीप भाई, संदीप चौधरी आरएलडी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपको भी यही लगता है कि बम्पर वोटिंग इसी की तरफ इशारा है? इसमें किसी भी तरीके से कोई पोलराइजेशन का पुट नहीं है, जैसा तमाम बयान एक के बाद एक निकलकर अब आगे आ रहे हैं, और इस दौर में खासतौर पर हिजाब तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे मुद्दों के ऊपर है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपके हिजाब से ही शुरू करूंगा। जैसे मुस्लिम लोग हिजाब इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये एक पर्दा है। हमारे घरों में चुन्नी, दुपट्टा, अलग अलग तरीके से पर्दे होते हैं। तो आज सोचने का वक्त इस बात का आ गया है कि हम क्यों मुंह छुपाना चाहते हैं, हम पर्दा क्यों करना चाहते हैं। इस चीज पे गौर करने की जरूरत है, और इसका मैं कारण आपको बता देता हूं। जिस तरीके से मेरे ब्राह्मण समाज की लड़की गीतिका शर्मा, आपको याद होगा, गोपाल कांडा ने उसके साथ किया, तो क्या ऐसे में ब्राह्मण समाज की लड़कियां पर्दा नहीं करेंगी? लेकिन मेरे दोस्त मनीष शुक्ला जी बैठे, इन्होंने कभी ब्राह्मणों के लिए भी आवाज नहीं उठाई, उल्टे उसके भाई को गोपाल कांडा के टिकट दे दिया बीजेपी से। आप मुझे ये बताइए, कुलदीप सेंगर ने जिस तरीके से हमारी ब्राह्मण समाज की लड़कियों के साथ, जिस तरीके से हाथरस में दलित लड़कियों के साथ, जिस तरीके से चिन्मयानंद ने कॉलेज की लड़कियों के साथ काम किया, क्या ऐसे में लड़कियां खुली घूम सकती हैं? इस सरकार में क्या पॉसिबल है? जब इन्हीं के नेता हैवान बन जाए, इन्हीं के नेता राक्षस बन जाए, तो मैं हिम्मत मानता हूं कि मुंह छुपाकर भी वो स्कूल या कॉलेज तक जाने की हिम्मत कर रही हैं। नहीं तो ऐसी चीजें देखने के बाद टीवी डिबेट्स में हिम्मत नहीं है लड़कियों की घर से बाहर निकलने की, और ये सुशासन की दुहाई देते नहीं थकते हैं। कमाल है इस चीज का। और आप चुनाव की बात कर रहे थे, देखिए एक फेज का चुनाव हुआ, किस कदर बीजेपी बौखलाई हुई है, और दूसरे फेज का चुनाव पहले से भी बढ़कर हो रहा है। पूरी तरीके से जनता बदलाव की तरफ चल चुकी है, क्योंकि वो जो नफरत के स्टेडियम पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनाए गए थे, जहां पे हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके, हिंदू मुसलमान की बात करके, जिन्ना की बात करके, पाकिस्तान की बात करके वोट लिए जाते थे, वो स्टेडियम यहाँ की जनता ने तोड़ दिए हैं। और इस मामले में न केवल राष्ट्रीय लोकदल साथ है, पूरे तरीके से किसान संगठन साथ हैं। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि भाई वो स्टेडियम यहाँ नहीं बनने दिए जाएंगे, यहाँ भाईचारा कायम किया जाएगा। और इसीलिए जो यहाँ का चुनाव हो रहा है, ये अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नाम पर हो रहा है, देश को जोड़ने के नाम पर हो रहा है, भाईचारे को कायम करने के नाम पर हो रहा है। तो अल्लाह अकबर के नाम पर देश को कौन तोड़ रहा है? हर हर महादेव के नाम पर कौन तोड़ रहा है? क्या कह रहे हैं? आपने कहा अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नाम पर देश को तोड़ने के लिए चुनाव हो रहा है। कौन कर रहा है इन दोनों नारों पर? अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा को साथ लेकर के देश को जोड़ रहे हैं। और जो लोग इसको तोड़ते थे, आपको भी मालूम है, सरकार बनाई गई, लोगों को लड़वाया गया, कितने लोगों की जान गई, वो हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, मुसलमानों का भी नुकसान हुआ। तो वो चीजें पश्चिम उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश बदलाव की तरफ चल पड़ा है। चलिए 10 मार्च ज्यादा दूर नहीं है, पश्चिम उत्तर प्रदेश बदलाव की तरफ है, या जैसे हम बातचीत कर रहे हैं वाकई ध्रुवीकरण के आगोश में आ गया है। आप लोगों से चर्चा हम जारी रखेंगे, और चर्चा में मैं आलोक जी को बीच में लाना चाहूंगा। आलोक जी, एक संक्षेप में, इससे पहले कि मैं हेडलाइंस की तरफ रुख करूं, आप क्या सहमत हैं संदीप चौधरी से? देखिए, वो जो कह रहे हैं, लेकिन जाट जिस तरह से पहले नाराज रहा है, अलग अलग टुकड़ों में बटा है, ये कोशिश अच्छी है कि जाट और मुस्लिम अलग अलग न हो, और जिस तरह से वोट उनको लगता है वो दे। लेकिन इस बात की मैं समझता हूं कि यदि आप तटस्थ भाव से देखें तो कई लोग जो पुरानी पीढ़ी के हैं, उनके हिसाब एक रहता है कि नहीं, हमने यदि बीजेपी के साथ हमारे संबंध हैं, यदि हमने उनके साथ जोड़ा है और उससे कानून व्यवस्था की स्थिति में ज़्यादा सुरक्षित। देखिए, ये गलती तो है ही ना। आजम खान और इस तरह के जितने अंसारी, उन सब के लिए साथ लेकर के जब समाजवादी या आरएलडी काम करती है, तो उसका निगेटिव वोट भी जाट का या जो और समुदाय हैं, मैं इसलिए जाट का नाम ले रहा हूं कि वहां पर सबसे बड़ा वही फैक्टर है जिसके लिए जयंत चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर के तो सब वोट मिलेगा, लेकिन आजम खान का नाम लेकर के जाट वोट दे देगा, इसमें हमें तो संदेह है। इसलिए ये मेरा मानना है कि जब भी ऐसी कोशिश होगी कि केवल मुस्लिम समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो, जिनकी कोई पृष्ठभूमि में हो, चाहे जेल में हो, तब भी उसके बल पर वोट मिलेगा,
ये इतना आसान नहीं है। जी, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी जो समीकरण है उन्हें समझने की कोशिश जरूर सब कर रहे होंगे। हालांकि जहां पर अपने मन मुताबिक नहीं दिखता वहां पर इग्नोर करने या ध्यान हटाने की भी कोशिश बहुत भरपूर की जाती है। मैं हेडलाइंस के बाद लौट कर आता हूं, चर्चा लगातार जारी रहेगी। लगातार कर रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा। दूसरे चरण के चुनाव में चल रही वोटिंग को देखते हुए एक तरीके से मतदाताओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। एक बम्पर वोटिंग की तरफ आंकड़ा जाता हुआ दिख रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिहाज से मैं तो मानूंगा एक स्वस्थ स्थिति है। यहां पर लोगों का बाहर निकलना बहुत जरूरी है, अपने मत का उपयोग करना बहुत जरूरी है। आलोक जी, आपसे शुरुआत कर लेता हूं इससे पहले, क्योंकि मनोज कुमार तिवारी ने कांग्रेस बीजेपी पर खास तौर पर आरोप लगाया कि जब जब चर्चा सार्थक मुद्दों की रही, बीजेपी सरकार द्वारा चर्चा ही नहीं की जाती रही और स्थितियां उलट होती रही। क्या यही स्थिति है जो आज एन चुनाव के मौके पर गजवाए हिंद की बात सामने आती है? विपक्ष की तरफ से हिजाब को प्रमुखता से आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि विपक्ष भी तो सरकार को दबाव में लाने में कमजोर रहा है। क्या ये बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? राजू जी, खास करके मनोज जी ध्यान देंगे इस बात को कि लगातार मैंने इसलिए कहा कि हमेशा ये चुनाव लड़ा जाता है तो प्रधानमंत्री पहले तो नहीं लड़ते थे, लेकिन जो पुराने प्रधानमंत्री, पहले के जो प्रधानमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार आगे फ्रंट पर रह करके लड़ाई लड़ते हैं। तो वो तो विकास के मुद्दे की ही बात हमेशा करते रहे। वो तो सड़क बनाकर, यदि गडकरी जी ने सड़क बनाई मेरठ मुरादाबाद, यदि आप जिस सड़क से जाते हैं, लखनऊ जाने वाली सड़क, या यदि आगरा से लखनऊ की सड़क यदि अखिलेश जी ने बनाई तो उसकी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि मुद्दे खाली अचानक एक दिन आप हिंदू मुसलमान कर देंगे तो वोट पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। असली मुद्दा जिस तरह से मैं तो मानता हूं कि बीजेपी दोनों मुद्दों को उठा रही है, हिंदुत्व के मुद्दे को भी, जो उनका पूरा है, अयोध्या, काशी, मथुरा, जो उनका अपना नारा था, 2014 के भी आप हम लोगों के भी साथ में भी देखेंगे, कोई बाइट निकाल करके हमने तब भी अमित शाह जी से यही कहा था कि क्या ये साथ में मुद्दा होगा, तो उन्होंने कहा था पावर में आने दीजिए। वो निश्चित रूप से तब से उनके दिमाग में था, और काशी विश्वनाथ में जो उन्होंने काम किया, तो वो तो एजेंडा उनका पहले। आज ये कहें कि आज वोट के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो कब से, जब से ही उनका वो जन्म हुआ है, वो बराबर इस बात को उनका मुद्दा रहा है। और लेकिन विकास के मुद्दे को जोड़ करके डबल इंजन इसलिए नहीं है, डबल इंजन इस बात का है कि वोट लेने के लिए वो कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं। और मनोज जी ध्यान दीजिए, सलमान खुर्शीद जी उस इलाके के हैं, आगरा के, जहां कुछ उस इलाके में मतदान हुआ है। 650 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट ही खर्च नहीं किया था। करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता रहा, लेकिन कई बार अल्पसंख्यकों के हितों की पूर्ति नहीं की गई, कल्याण की योजनाओं को खर्च नहीं किया गया, भ्रष्टाचार के इतने मामले आ गए। इसलिए कांग्रेस को आज दिक्कत आ रही है, और कांग्रेस को भी उसी तरह के फार्मूले अपनाना पड़ रहे हैं कि हम कैसे किसी तरह से उसमें आगे बढ़ सके। लेकिन वो देर हो गई। आपने भी यदि 5 साल काम किया होता, प्रियंका गांधी तो अभी आई ना, उसके पहले तो सोनिया गांधी भी यही कहती थी कि काम नहीं कर रहे हैं। जब काम नहीं करेंगे तो उसका नतीजा दिखाई दे रहा है चुनाव में। आलोक जी, एक चीज तो समझ में आ रही है, इस कोरोना काल ने जो प्रचार और जनता के नजदीक जाने का मौका था वो राजनेताओं से एक तरीके से छीन लिया, क्योंकि प्रचार हो नहीं पाया। तो लिहाजा जो जनता तक पहुंचते रहे वो कहीं बहुत अब वोटों की मलाई जरूर काटेंगे, क्योंकि वो जनता के नजदीक थे। क्या यही तस्वीर उभरेगी इस बंपर वोटिंग के दौरान? बिल्कुल राजीव जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और इसीलिए चाहे श्रीनिवास का नाम आया, चाहे गौतम गंभीर का आया, कुछ विवादों में भी पड़े, लेकिन सांसद हों या पार्टी के लोग हों, या जहां पर अखिलेश जी ने अस्पतालों की कोई सुविधा की हो, या समाजवादी पार्टी के अलावा जिन पार्टियों ने भी काम किया, कार्यकर्ताओं ने खास करके कोरोना काल में लोगों के दुख दर्द में अस्पताल में पहुंचाने में, पहला फेज, दूसरा फेज, उस सब का भी ये असर होता है कि भाई मेरे यहाँ आप ये भी आश्चर्य करेंगे, आरएसएस के लोगों ने कई मुस्लिम परिवारों का, या मुस्लिम परिवारों ने आरएसएस के लोगों को उनको जिसको कहते हैं अंतिम संस्कार के लिए मदद की। मतलब भारत की एकता कार्यकर्ताओं के बल पर दिखाई दी। दर्द बांटता हुआ जो दिखा है उसको जनता पसंद कर रही है। मनीष भाई, क्या कोरोना काल में आप लोग इतना जनता के नजदीक पहुंचे, क्योंकि इस दौरान प्रचार का तो मौका नहीं मिला, और अगर वाकई दर्द बांटा है तो आप ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि बंपर वोटिंग आपके हक में हो रही है, और अगर हो रही होगी तो फिर गजवाए हिंद, हिजाब, इससे आपको परेशान शायद नहीं होना चाहिए। देखिए, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने न केवल खबर ली बल्कि दुख दर्द भी बांटा। बाकी अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, ये लोग तो ट्विटर की चिड़िया उड़ाते रहे। देखिए, मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूँ पुरानी बातों में, क्योंकि 3 लोग को आपने बैठाया है जो हमारे विरोध में बोल रहे हैं, और हमको भी थोड़ा अवसर दीजिए बोलने का, जवाब देने का।
देखिए, कांग्रेस और सपा दोनों लोगों ने एक बात कही कि पश्चिम में जिन्ना और गन्ना नहीं चलेगा। गन्ना नहीं चलेगा, ये तो आश्चर्यजनक बात इन दोनों लोगों ने कही। और जिन्ना को लेकर कौन आया था? शाहजहांपुर में देश को जोड़ने वाले सरदार पटेल जी की जयंती पर जिन्ना को उनके बराबर खड़ा करने का पाप अखिलेश यादव ने किया। और आज आरएलडी सपा कह रहे हैं जिन्ना नहीं चलेगा। तो वो स्टेडियम टूट गया। स्टेडियम टूट गया जिन्ना का, यानी अखिलेश यादव घर बैठ जाए, आप लोग भी घर बैठ जाएगी। क्योंकि लेकर तो आप जिन्ना को आए थे, हिजाब को आप बढ़ाते हो, आप हर हर महादेव अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हो। 2013 में मुजफ्फरनगर से लेके पूरे उस इलाके में यही दोनों नारे लगे थे। और आप लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। जाति और धर्म के नाम पर वहां कत्लेआम हो रहा था। एफआईआर दर्ज की। केवल भारतीय जनता पार्टी उस समय भी खड़ी थी जिसने कहा कि हम पीड़ितों के साथ खड़े होंगे। और जो हमारी सरकार आई तो जो गलत मुकदमे जात को देखकर, धर्म को देखकर कायम होते, हमने उसको वापस किया। इसको कहने में मुझे कोई द्वेष नहीं है, कोई डर और भय भी नहीं है। तो हमने विकास भी किया और हम देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए भी चिंतित है, बेटियों की सुरक्षा के लिए भी चिंतित है। अभी एक नया टर्मिनोलॉजी इन्होंने बताया उन्नाव के विषय पर। पूरा प्रदेश जानता है कि राजौल अखिलेश यादव का करीबी है, उनके संरक्षण में काम करता है। और उसी का बड़ा अली मुर्तजा पहले दौर का जो मतदान हुआ है, उस मतदान के बाद समाजवादी अली मुर्तजा जवाब दीजिए। टीवी चैनल छोड़ दिए, टीवी चैनल देखिए इनकी बौखलाहट है। देखिए राजौल सिंह का बड़ा भाई अशोक सिंह जो शरीफपुर ब्लॉक उन्नाव जिले का ब्लॉक प्रमुख है, 2017 में बीजेपी का बना हुआ है। तो ये दूसरे के घरों में झांकना बंद कीजिए, अपने घर में झांकना बंद कीजिए। और दूसरी चीज, अब चुप हो जाइए, बहुत देर हो गई, अब चुप हो जाइए, यहाँ चुप हो जाइए आप आराम से। सुनिए थोड़ी देर से मनीष भाई सुनते हैं। हिजाब सब खत्म हो गया आपका। ये सुनिए, आप सुनिए, पलायन, जिन्ना, त्रिपलता, हिजाब, पाकिस्तान सब खत्म हो गया। ये सब खत्म हो गया। ये सब खत्म हो गया। ये बैठ जाइए। जनता आपका इंतजार कर रही है। अभी आपके विधायक, सांसद, मंत्री लठियाए जा रहे थे और अब कार्यकर्ता लठियाए जाएंगे। जनता आपके कारनामों को उजागर कर चुकी है। आप नहीं चलेगा, आपको राजौल सिंह का पता नहीं। गन्ना चल चुका है। आता हूँ थोड़ी देर के लिए खामोश, थोड़ी देर के लिए मनोज भाई आगे आने वाले चरण, मुझे तो नहीं लगता इस वक्त की बहस के मुताबिक कि वो किसी बहुत पोलराइजेशन से अलग रहने वाले हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि अब ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी और ज्यादा, और आगे आने वाले चरणों में? देखिए राजीव जी, निश्चित रूप से एक सेकंड इनके अधिकृत प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद शांत बैठिए, एक मिनट शांत बैठिए, यादव ने कहा प्रवक्ताओं से मत जाओ, शांत बैठ जाइए। ये जो माननीय मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं ना, तो देश की और प्रदेश की जनता गर्मी और चर्बी दोनों निकालने का काम कर रही है। मठ में जाएंगे बाबा। और एक बात की बात कर रहे थे, भाग गए यहाँ से छोड़ के गोरखपुर। तो आप लोग अखिलेश, अरे जिन्ना के अडवाणी जी है, पाकिस्तान में जाके उनकी मजार पे चादर चढ़ा के आते हैं और मोदी जी पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आते हैं। अरे भाई साहब, देश की जनता जानती है आपको। आप इतने अरे आरएलडी छोड़िए, आप इवेंट कराते हो। अरे चलिए, इस तरह की चर्चा में अक्सर इस बात का डर होता है कि जो लोग बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल पाता। मैं माफी चाहता हूं, समय मेरे पास कम है, लेकिन चलते चलते आलोक जी, मुझे इस बहस के बाद एक ही चीज समझ में आ रही है, आगे आने वाले दिनों में पोलराइजेशन ही वो हथियार होगा जो तमाम मुद्दों पर शायद हावी हो जाए। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? राजीव जी, आने वाले दिन अभी देखा जाए तो 2-3 हफ्ते और हैं। लगातार इसको चुनाव में और अधिक गर्मी आएगी। सर्दी जो कहते हैं जहां पर पड़ी थी, उसके बाद यदि लोग नहीं निकल पाए, अब मैदान तो अभी तो देखिए ना, आजमगढ़, लखनऊ, वाराणसी, उस इलाकों में भी कम घमासान नहीं होने वाला है। और काशी विश्वनाथ का यदि आप मुद्दा अयोध्या की बात जब करते हैं तो निश्चित रूप से उस तरह के मुद्दों पर भी आगे की लड़ाई कम घमासान नहीं होने वाला। आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि जो बड़ी खबर है इस वक्त की, फिलहाल इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप लोग शामिल हुए, माफी चाहता हूं, समय की कमी थी और ज्यादा आगे चर्चा नहीं कर पाए। फिलहाल के लिए देश का सवाल में इतना ही। लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से, 5 बजे तक 60.44% वोटिंग हो चुकी है।
गोवा की बात करें 5 बजे तक 60.18% वोटिंग यहां हो गई है। उत्तराखंड में 59.37% मतदान 5 बजे तक हो गया है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि बम्पर वोटिंग की तरफ ये आंकड़े जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शाम 6 बजे तक जितने लोग पोलिंग बूथ के बाहर पहुंच जाएंगे वो सभी अपना वोट कास्ट करके निकलेंगे, तो एक बढ़ा हुआ आंकड़ा हमें देखने को मिलेगा। बम्पर वोटिंग की तरफ उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण और गोवा और उत्तराखंड की वोटिंग। तो लगातार हम चर्चा कर रहे थे इस बात पर कि क्या उत्तर प्रदेश और आने वाले चुनाव क्या ध्रुवीकरण की तरफ आगे जा रहे हैं। जो चर्चा हमने लगातार की उसमें उभर रहे मुद्दे रोजगार से कम, किसानों से कम, लेकिन बात इस पर आकर ज्यादा अटक रही थी कि कौन किस मुद्दे को कितनी ज्यादा हवा देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी आगे आने वाले 5 चरण इस पोलराइजेशन ध्रुवीकरण से मुक्त रह पाएंगे, ये 100% कहना थोड़ा सा मुश्किल है। देश का सवाल में फिलहाल इतना ही। लोकतंत्र के लिए आज का बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है और वहीं उत्तराखंड और गोवा में भी मतदान हो रहा है। हम लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल करें और वोट जरूर दें। वोट देने के बाद आप एक वीडियो बनाएं और शेयर करें। शेयर चैट पर #वोट वाली उंगली कैंपेन का हिस्सा बने। लोकतंत्र में चुनाव अहम होते हैं और चुनाव में मत देना हर वोटर का अधिकार होता है। लिहाजा अपने इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, जागरूक मतदाता बने और #वोट वाली उंगली कैंपेन का हिस्सा बने।